आप सुन रहे हो कहानी जन्मात, जिसे लिखा है भरत ठाकुर ने। एपिसोड नंबर 6। मेरे माता पिता रातों रात गायब हो गए और मुझे अंधेरे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने सोचा जब मैं मर जाऊंगा जब मुझे जंगली जानवर खा जाएगा, पर उस आत्मा ने उसका तहस नहस कर दिया। उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर में उन्हें उनकी जान लेने के बाद ही मुक्ति हुई, पर वो आत्मा मेरी मदद ना कर सकी और मुझे अंधा होने से भी ना बचा सकी और मेरे माँ बापू को ना बचा सकी। इन सब की वजह सिर्फ मैं था। मैं ही मेरी आंखों को निकालने की वजह हूँ। इतना कहकर जन्मात गंभीर हो गया। इतनी दुखद कहानी है इसकी, पर गाँव में हवेली तो सिर्फ हमारी है। यहाँ तक मुझे याद है, शायद हमारे भी इन्हीं वजह से मेरी माता पिता छोड़ उस हवेली को मुंबई आ गए थे। शायद वो अजीब घटनाएं मुझे बताई ही नहीं गई। ये सब मुझे अंदर से झकझोर रहा था। क्या मेरा परिवार जिम्मेदार है इन जन्मात की इस ट्रेजेडी के लिए? मुझे अब तक अंधेरे में रखा। मैं इन सब से अनजान था। मुझे वाकया ही जन्मात से हमदर्दी हो रही थी। मैं सोच ही रहा था। जन्मात ने मुझे पूछा, आप ठीक हो? मेरी आंखें नम हो गई थी। मन में आया कि कह दूं मैं तो ठीक था, पर तुम ठीक नहीं थे मेरे परिवार की वजह से। मैंने हिम्मत जुटाई कुछ कहने के लिए। जन्मात, आपने तो कहा था कि आपने खुद अपनी आंखें। जन्मात ने मेरी बात काटते हुए कहा, इन सब के लिए मैं ही खुद जिम्मेदार हूँ। मैं किसी को दोष नहीं देता। मेरी नियति में यही लिखा था, सो हुआ। मुझे किसी शिकायत नहीं है। ये सुनकर मुझे थोड़ा आराम मिला। जन्मात, मैं भी उसी हवेली का हिस्सा हूँ। पर जन्मात, मैं इन सब से अनजान था, पर ये ना चाहते हुए भी मैं कहना चाहता था। मन में बोझ हल्का हुआ, उसे हल्का करना चाहता था। ये कहते ही अजीब सी खामोशी ने हम दोनों को घेर लिया। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और जिसने भी ये किया है अब वो दुनिया से जा चुका है। अगर जीवित होते ना ही मैं कुछ करना चाहता हूँ और ना ही मैं उन्हें दोष देना चाहता हूँ। ये मेरी नियति है। वो तो बस निमित्त थे। जन्मात, तुम वाकई ही ऐसे इंसान हो। नहीं, आप ऐसे हो। आपकी बदौलत मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, मेरी मंजिल की तरफ। वही आखिरी पड़ाव होगा इस जीवन की शाम का। उसी मिट्टी में मिल जाना चाहता हूँ। जन्मात यही कहकर चुप हो गया। मैं भी अपनी कसम में बंधा होकर सिगरेट का कस खींचने लगा था। आखिरी कस खींचकर उन्हें खिड़की के बाहर फेंका। खिड़की के बाहर कोई हलचल होती हुई दिखी झाड़ियों में। शायद कोई जानवर था। अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। जो सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर मैं बार बार गाड़ी के हेडलाइट के बटन को ऑन ऑफ किए जा रहा था, पर लाइट ऑन नहीं हुई। मैंने गाड़ी की स्पीड स्लो की, पर उस गुप्त अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर मैं गाड़ी को बंद करना नहीं चाहता था। पता ही नहीं चल रहा था कि गाड़ी रोड पर चल रही है या नहीं। हेडलाइट ऑफ होने से माथे पर बल पड़ गए थे। मैं यूं ही स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट कर रहा था। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि अचानक धड़ाम से आवाज आई और ऐसा लगा जैसे मानो मेरी गाड़ी किसी चीज से टकराई। मैं बिल्कुल ही डर गया। गाड़ी के टकराने के बाद हेडलाइट अचानक ऑन हो गई। मैंने जड़ से ब्रेक लगाया। सामने और आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। हेडलाइट चालू हो गई थी और वो जोर से आवाज भी आई थी, पर सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुनसान सड़क और अंधेरी रात और ये हादसा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं, चेक करूं। मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला और क्लच को हल्का छोड़ गाड़ी को मूवमेंट दी। ठहरो, यकायक जन्मात ने टोका। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। कोई जख्मी है? जन्मात अपने हाथों को हवा में भाप कर कह रहा था, जैसे मानो उसे एहसास हो रहा था कि बाहर कोई है। कौन? मैं चौंक पड़ा। शायद कोई इंसान। बाहर देखिए एक बार। जन्मात ने अपनी बात खत्म की। मैं बाहर उतरकर नहीं जाना चाहता था। अगर कोई जख्मी है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और जन्मात का एहसास शायद गलत नहीं था। मैंने गाड़ी में पड़ी छोटी टॉर्च ली और बाहर निकल आया। मैंने गाड़ी के आसपास टॉर्च से चेक किया, कुछ भी नजर नहीं आया। मैं मुड़ ही रहा था कि बोनट पर लाल धब्बे दिखाई दिए। मैंने टॉर्च गाड़ी के पिछले हिस्से पर मारी, तब रोड पर वाकई ही कुछ गिरा हुआ था। पास की लाइट की फ्लैश में वह लाल धब्बे जमीन पर गिरे हुए दिखे। शायद एक और जानवर मेरी गाड़ी की वजह से मारा गया हो सकता है।
ठोकर खाने पर जानवर झाड़ियों में छुप गया हो। मैंने टॉर्च की फ्लैश झाड़ियों पर फिक्रोड़ी पर कुछ भी नजर नहीं आया, जैसे फ्लैश के इर्द गिर्द परछाइयां आतुर हो रोशनी को दबाने। मैं बाहर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता था। मैं अपनी गाड़ी की ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया। शायद जानवर था, जख्मी हुआ होगा, झाड़ियों में चला गया होगा। मैंने जनमात की ओर देखते हुए कहा, ये आज की दूसरी घटना थी जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की वजह से किसी को चोट पहुंची। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, अचानक मेरी खिड़की पर कोई ड्राम से आ गिरा। धड़कनें यकायक रुक ही गई। आवाज सुनकर खिड़की के कांच पर खून के छींटे पड़े थे। किसी के हाथ के निशान का साफ कांच पर लग गया था। लगता है कोई इंसान गाड़ी के दरवाजे के पास आकर गिर गया। एक पल के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी अंधेरी घोर रात और इन सुनसान सड़क पर कौन हो सकता है। मैंने हिम्मत बटोरी और गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजे के पास ही एक बूढ़ा इंसान औंधे मुंह गिरा हुआ था, जिसके सिर के पिछले हिस्से पर खून बह रहा था। मैंने उसे सीधा किया। भाई साहब, आप ठीक हो? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें अध खुली थी। मैं यहाँ, आप मदद, इतना कहकर वह बेहोश हो गया। शायद गाड़ी से ही टकराया था। मन में करुणा जागी। एक बार की जनमात की ओर देखा। वह शांत और निश्चल सा गाड़ी के बाहर देख रहा था। बूढ़े को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया। रुमाल से उसके सिर को बांधा ताकि उसका खून न बहे। एक अजीब बात नोट की, उसके माथे पर कुछ आकृति की बनी हुई थी जो वाकया ही अजीब थी। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। हमें डॉक्टर की जरूरत है, यहाँ कहाँ मिलेगा? मैंने जनमात से पूछा। शायद वो जानता हो, शायद आगे गांव में मिल जाए। जनमात ने अपनी बात रखी। गाड़ी के हेडलाइट पर चल रही थी। पता नहीं आज क्या हो गया है, कभी टेप बंद, कभी हेडलाइट बंद, या बंद चालू हो रहे थे ये सभी। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उस बूढ़े को चोट लगी। मुझे तुरंत गाड़ी बंद कर देनी चाहिए थी। उस बूढ़े ने कुर्ता पैजामा पहना था। सिर पर मैंने अपना रुमाल बांधा हुआ था। मैं अपने आप में कुर्ता रहा। गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी आगे सड़कने लगी। आगे कुछ ही दूरी पर एक मैदान दिखा। मैदान में आग जल रही थी, जिसके इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े थे। शायद ये बूढ़ा भी उन्हीं का साथी हो। एक बार के लिए विचार आया कि गाड़ी रोककर उस बूढ़े को उन पर सौंप दूं, पर अगले ही पल विचार बदल गया। गांव के लोग हैं, कहीं मुझ पर ही हमला न कर दे। उन्हें सौंपना ठीक नहीं होगा। उसे डॉक्टर की जरूरत है। शायद ये आदिवासी इस बात को समझ ना पाए। बाहर ठंड बढ़ रही थी। सभी लोग मेरी गाड़ी की लाइट को देखकर खड़े हो गए। दूर से ही सही, पर एक व्यक्ति अजीब कपड़े पहना हुआ दिख रहा था। उसने उंगली से हमारी ओर इशारा किया और कुछ बोलने लगा। इसे तो न देख पाया, पर ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में इंसानी खोपड़ी थी, गले में हड्डियों की माला। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी के एक्सीलेटर को दबाया और वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और कुछ ही पलों में वहां से दूर हो गए। पता नहीं किस जमाने के लोग लग रहे थे। मैंने गाड़ी के फ्रंट मिरर को उस बूढ़े की ओर कर दिया। मैं और जनमात और वो बूढ़ा जो पीछे लेटा हुआ था, हम सब खामोश थे। मुझे पुनः उस पेट्रोल पंप वाले की बात याद आ गई। यहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।